मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज बात करने वाले हैं आयकर अधिनियम यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के पार्ट 7 पे। इसका मतलब है कि इससे पहले 6 पार्ट पूरे हो चुके हैं। आप वो 6 पार्ट क्रम में देखिए और ये इसका 7वां पार्ट होगा जिसमें हम आपसे बात करेंगे 2 चैप्टर पे, इसके अध्याय 20 और अध्याय 21 पे, यानी चैप्टर 20 और चैप्टर 21 से। तो इसके 2 अध्याय पे बात करूंगा। इसका जो अध्याय 20 होगा, हमने आपको बताया था कि अधिनियम में टोटल 23 अध्याय हैं और अभी तक हमने अध्याय 19 तक कंप्लीट करा दिया, जो कि आपके 6 भागों में पूरा हो चुका है। चूँकि ये अधिनियम काफ़ी लंबा है इसलिए इसको इतने पार्ट में कराना पॉसिबल हो पाया है। तो ये इसका 7वां भाग है और 7वें भाग में अध्याय 20 पे हम बात करेंगे। अध्याय 20 आपका जो है अपीले एवं पुनरीक्षण, अपीले एवं पुनरीक्षण, पुनरीक्षण यानी अपील एंड रिविजन्स, अपीले एवं पुनरीक्षण यानी अपील एंड रिवीजन। तो ये अध्याय 20 होगा। और इसका जो अध्याय 21 है वो है अधिरोपणीय सस्तियाँ, अधिरोपणीय सस्तियाँ। इसका मतलब होता है लगाए जाने वाली पेनल्टीज या दंड, यानी इम्पॉसिबल पेनल्टीज यानी लगाए जाने वाले दंड या पेनल्टीज, अधिरोपणीय सस्तियाँ। तो इन 2 चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं और इसमें अगर सेक्शन की बात की जाए तो जो महत्वपूर्ण सेक्शन है उनको हम लेकर के चलेंगे 246, सेक्शन 246 से लेकर के और लास्ट तक आपका जो इसका होगा वो आपका 275 तक। तो इतने सेक्शन इसके यानी धाराएं कराएंगे, 2 अध्याय होंगे और इसका एक लास्ट पार्ट और बचेगा, भाग 8। ये 8 भागों में पूरा एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको इत्मीनान से देखिएगा क्योंकि आपकी जो यूपीएसआई एग्ज़ाम है उसके दृष्टिकोण से ये एक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कहीं भी अगर आप ये एक्ट देखेंगे, किसी बुक्स में देखेंगे तो हिंदी में आयकर अधिनियम की बुक्स ज़्यादातर उपलब्ध नहीं हैं और गाइडें वगैरह जो हैं वो परफेक्ट नहीं हैं। साइट में भी आपको हिंदी में मैटर बहुत कम मिलेगा। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और बनाइएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक एक चीज़ों को क्रम में लगा करके देखिएगा तो पढ़ना भी आपको आसान लगेगा। तो चलिए चलते हैं इसके अध्याय 20 पर, अपीले एवं पुनरीक्षण। अध्याय 20 आप देखेंगे अपीले एवं पुनरीक्षण यानी अपील्स एंड रिवीजन। तो अपीले एवं पुनरीक्षण यानी अपील एंड रिवीजन, जिसमें ये आपका चैप्टर 20 है और इसका सेक्शन 246 अपीलीय आदेश यानी अपीलीय ऑर्डर्स। इसके अंतर्गत यदि कोई जो निर्धारण अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित का मतलब पीड़ित है, ठीक है। इसके अंतर्गत यदि कोई जो निर्धारण अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित है तो ऐसे आदेश के विरुद्ध उपायुक्त अपील को अपील कर सकेगा। यानी अध्याय 20 अपील एवं पुनरीक्षण की जो धारा 246 है जिसमें अपीलीय आदेश के बारे में बात की गई है, इसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत यदि कोई जो निर्धारण अधिकारी के किसी भी आदेश से अगर पीड़ित है तो ऐसे आदेश के विरुद्ध उपायुक्त अपील को अपील कर सकेगा। और जिन आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है उनकी जो लिस्ट पूरी है उसका उल्लेख जो है इस सेक्शन में यानी 246 में किया गया है। अच्छा, 246 का, इसी अध्याय की धारा 246 का देखें, आयुक्त अपील यानी कमिश्नर अपील के समक्ष अपीलीय आदेश। तो कमिश्नर अपील के समक्ष अपीलीय आदेश, इसका क्या मतलब है? इसके अंतर्गत दिए गए आदेशों में से किसी भी आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती या कटौती करता, निर्धारिती का मतलब होता है एसएस और कटौती का कर्ता का मतलब डिडक्टर होता है, या कोई संग्रहणकर्ता का मतलब कलेक्टर, इस धारा के प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा राजपत्र में नियत दिन से पूर्व या पश्चात आयुक्त अपील को अपील कर सकेगा। तो ये जो पहला सेक्शन है
ये अपीली आदेश के विरुद्ध अगर कोई व्यथित है तो उपायुक्त अपील को आदेश कर सकता है, और अगर इस आदेश से कोई व्यथित है तो आयुक्त अपील के समक्ष अपीली आदेश कर सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट सेक्शन आपका है 249 और 249 जिसमें अपील का प्रारूप और परिसीमा यानी फॉर्म ऑफ अपील एंड लिमिटेशन, अपील का प्रारूप और परिसीमा, फॉर्म ऑफ अपील एंड लिमिटेशन। इस अध्याय के अधीन प्रत्येक अपील, इस अध्याय के अधीन प्रत्येक अपील विहित प्रारूप यानी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट आप कह सकते हैं, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में कह सकते हैं, विहित प्रारूप में एवं विहित रीति से सत्यापित की जाएगी। आप देख रहे हैं धारा 249 अपील का प्रारूप और परिसीमा। तो इस अध्याय के अधीन प्रत्येक अपील विहित प्रारूप में एवं विहित रीति से सत्यापित की जाएगी तथा 1 अक्टूबर 1998 के पश्चात की जाने वाली अपीलों के मामले में निर्धारित फीस देय होगी। यानी 1 अक्टूबर 1998 के बाद के जितने भी मैटर होंगे उसके बाद जो है इस अपील के लिए एक निश्चित शुल्क अदा करना होगा, जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं जहाँ अपील से संबंधित मामला निर्धारण अधिकारी द्वारा संगणित का मतलब कैलकुलेट निर्धारित की कुल आय, जहां अपील से संबंधित मामला निर्धारण अधिकारी द्वारा संगणित यानी कैलकुलेट निर्धारित यानी करदाता की कुल आय 1 लाख रुपए या उससे कम है तो 250 रुपये, और अगर 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में है तो 500 रुपये, और अगर 2 लाख रुपए से अधिक के मैटर आते हैं तो 1000 रुपये फीस देनी होगी। यानी धारा 249 के तहत जो अपील का प्रारूप और परिसीमा निर्धारित की गई है उसमें 1 अक्टूबर 98 के बाद के जितने भी मैटर होंगे उसमें एक निर्धारित फीस जमा करनी होगी। और वो फीस क्या है यहाँ मेंशन है कि अगर 1 लाख रुपए तक का मैटर होगा तो 250 रुपये, और 1 लाख से ज़्यादा 2 लाख रुपए से कम तो यहाँ पे 500 रुपये फीस होगी, और अगर 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा के मामले आते हैं तो इसकी फ़ीस 1000 रुपये होगी। नीचे एक पॉइंट और हमने मेंशन किया है, धारा 249(2) यानी इसी 249 का सब सेक्शन 2 है, इसके अनुसार अपील 30 दिन के भीतर की जानी चाहिए। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 249 का सब सेक्शन 2 के अनुसार अपील 30 दिवस के भीतर की जानी चाहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेक्शन 250 एंड 251, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आयकर अधिनियम 1961 का अध्याय 20 जो है अपीलें एवं पुनरीक्षण यानी अपील एंड रिविजन्स का सेक्शन 250, जिसमें प्रोसीजर ऑफ अपील यानी अपील हेतु प्रक्रिया क्या होगी तो इसके बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत आयुक्त अपील यानी कमिश्नर अपील सुनवाई के लिए दिन और स्थान नियत करेगा, और इसकी सूचना अपीलार्थी तथा उस निर्धारण अधिकारी को देगा जिसके विरुद्ध अपील की गई है। 2 बातें ध्यान रखिएगा कि धारा 250 में अपील हेतु प्रक्रिया दी है, किसके समक्ष अपील, तो आयुक्त अपील यानी कमिश्नर अपील के समक्ष अपील की जाएगी, जो कि सुनवाई के लिए दिन और स्थान नियत करेगा, फिक्स करेगा, और इसकी सूचना नंबर 1 अपीलार्थी को देगा और नंबर 2 उस निर्धारण अधिकारी को देगा जिसके विरुद्ध अपील की गई है। सेक्शन 251 आपका है आयुक्त अपील की अधिकार एवं शक्तियां यानी पावर एंड राइट्स ऑफ कमिश्नर अपील। इसके तहत आयुक्त अपील के निम्न अधिकार होंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 अधिकार मेंशन किए हैं, और पहला है कि करदाता द्वारा कर निर्धारण के विरुद्ध की गई अपील के संबंध में कर निर्धारण को सही ठहरा सकता है। कर निर्धारण को सही ठहरा सकता है कौन? आयुक्त अपील। आयुक्त अपील जो है कर निर्धारण को सही ठहरा सकता है, उसे कम कर सकता है अथवा उसे रद्द भी कर सकता है। तो 3 पॉइंट देखिएगा, सही ठहरा सकता है, उसे कम कर सकता है अथवा उसे रद्द कर सकता है। दूसरा पॉइंट है
करदाता द्वारा की गई अपील पर कर निर्धारण अधिकारी को पुनः कर निर्धारण के आदेश दे सकता है। यानी कमिश्नर अपील जो है कर निर्धारण अधिकारी को इस बात का पुनः आदेश दे सकता है कि आप जो है फिर से निर्धारित के ऊपर जो है विचार करिए और टैक्स निर्धारित करिए। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और, जो हमारा आयुक्त अपील है इसे कुछ विवेकाधिकार प्राप्त है, तो ये अपने समझ और विवेक से भी कोई निर्णय देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो विशेष कुछ मामले हैं। कुछ विशेष मामलों में कमिश्नर अपील जो है विवेक से निर्णय कर सकता है जैसा वो उचित समझे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। सेक्शन 252 यानी 252 जिसमें अपीलीय न्यायाधिकरण की बात की गई है, यानी अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात की गई है। न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल। तो धारा 252 अध्याय 2 की धारा 252 में अपीलीय न्यायाधिकरण है। केंद्र सरकार कई न्यायिक और लेखाकार, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कई न्यायिक और लेखाकार सदस्यों से मिलकर एक अपीलीय न्यायाधिकरण यानी अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन करेगी। न्यायाधिकरण में सदस्यों की संख्या आवश्यकता अनुसार तय करेगी। यानी जो ट्रिब्यूनल है इसमें सदस्यों की संख्या कोई फिक्स नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करेगी। न्यायाधिकरण में सदस्यों की संख्या आवश्यकता अनुसार तय करेगी। न्यायिक सदस्यों के संबंध में 10 वर्ष भारत में न्यायिक पद पर कार्य किया हो अथवा वकील रहा हो या भारतीय कानून सेवा का सदस्य रहा हो, जबकि लेखा सदस्य वह व्यक्ति होगा जो भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में 10 वर्ष का अनुभव रखता हो अथवा भारतीय आयकर सेवा ग्रेड ए का सदस्य रहा हो। यानी इसमें जो है जो न्यायिक सदस्य होगा उसके लिए ये है कि 10 साल को उसका वकालत का अनुभव होना चाहिए या न्यायिक पद पे काम किया हो या भारतीय कानून सेवा का मेंबर रहा हो। जबकि जो लेखा सदस्य है, लेखा सदस्य जो है उसके संबंध में है कि वो भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में 10 साल रजिस्टर्ड काम किया हो या वो भारतीय आयकर सेवा ग्रेड ए का अधिकारी रहा हो। तो ये जो है इसके न्यायाधिकरण के मेंबर हो सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या डिसाइड नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट आवश्यकता अनुसार डिसाइड करेगा। अच्छा, इसी का सेक्शन सब सेक्शन 3 है। धारा 252(3) के अनुसार उच्च न्यायालय का मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो कम से कम 7 साल तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो या वो मौजूदा हो अथवा सेवानिवृत्त हो चुका हो, उसे न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट सेक्शन है 254 अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश यानी ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश। तो इसमें 4 पॉइंट हमने मेंशन किया है। 254 सेक्शन है जिसमें 4 पॉइंट मेंशन किए गए हैं। न्यायाधिकरण दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद आदेश दे सकता है। न्यायाधिकरण दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद आदेश दे सकता है। जिस वित्तीय वर्ष में अपील की जाती है उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 4 वर्ष के भीतर न्यायाधिकरण अपना आदेश दे सकता है। न्यायाधिकरण के निर्णय की प्रतिलिपि करदाता और मुख्य आयुक्त को भेज दी जाएगी। अपील की लागत जो होगी वो न्यायाधिकरण के विवेक के आधार पर निर्धारित की जाएगी। तो ये 4 पॉइंट आपके दिए हुए हैं जिसमें अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश यानी ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में ये पॉइंट आपके में इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 254। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट सेक्शन आपका है धारा 255 यानी 255 और धारा 255 जो आपकी है अपीलीय न्यायाधिकरण की प्रक्रिया यानी प्रोसीजर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। प्रोसीजर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलीय न्यायाधिकरण की प्रक्रिया क्या होगी ये मेंशन किया गया है 255 में। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा न्यायाधिकरण की अनेक बेंचों का गठन किया जाएगा। अध्यक्ष कौन होगा ये पीछे मेंशन किया जा चुका है कि हाई कोर्ट का मौजूदा या सेवानिवृत्त ऐसा न्यायाधीश जो कम से कम 7 साल हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो वो न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त होगा। तो न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा न्यायाधिकरण की अनेक बेंचों का गठन किया जाता है और इन्हीं के द्वारा कार्य होता है। प्रत्येक बेंच में एक न्यायिक सदस्य होता है और एक लेखा सदस्य होता है।
इन सभी सदस्यों को न्यायाधिकरण को दीवानी न्यायालय माना जाता है। इन सभी सदस्यों के लिए न्यायाधिकरण को दीवानी न्यायालय मतलब सिविल कोर्ट, दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट माना जाता है। इसे वह सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो एक इनकम टैक्स ऑफिसर्स यानी आयकर अधिकारी को प्राप्त होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आयकर अधिनियम के अध्याय 20 जिसमें अपीलें एवं पुनरीक्षण है, उसकी धारा 255 जिसमें अपीलीय न्यायाधिकरण की प्रक्रिया दी है, यानी प्रोसीजर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बताया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट। अगली धारा है आपकी 260A, उच्च न्यायालय में अपील, यानी अपील टू हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में अपील। तो 260A उच्च न्यायालय में अपील, ये अंतिम आपका जो है, इसके बाद उच्चतम न्यायालय में अपील होगी जो कि अंतिम आपका क्राइटेरिया होगा। यानी अगर कोई टैक्स पे करने वाला व्यक्ति है और उसको कर निर्धारण द्वारा जो टैक्स निर्धारित किया गया है, अगर उसको लेकर के कोई आपत्ति है तो सबसे पहले वो उपायुक्त अपील के पास अपील करेगा। उससे अगर आपत्ति होती है और उपायुक्त अपील के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो कमिश्नर अपील यानी आयुक्त अपील के यहाँ निर्णय अपील करेगा। यदि कमिश्नर अपील के निर्णय से भी सेटिस्फाइड नहीं होता है करदाता, तो फिर जो ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है यानी न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, जिसमें एक न्यायिक सेवा से और एक जो है अकाउंटेंट यानी लेखाकार सेवा से होगा, तो उस न्यायाधिकरण में अपील करता है। और अगर न्यायाधिकरण के निर्णय से भी करदाता संतुष्ट नहीं है, उस निर्णय के अगेंस्ट अपील करना चाहता है, तो वो फिर हाई कोर्ट में अपील करेगा। यानी हाई कोर्ट में जो अपील हम करेंगे वो न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील करेंगे। और अगर हम हाई कोर्ट के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो ये अपील हमारी सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। तो अभी हम देखेंगे उच्च न्यायालय में अपील यानी अपील टू हाई कोर्ट। 260A अध्याय 20 की धारा 260A, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि उच्च न्यायालय में जो अपील होगी वो सेक्शन 260A के तहत होगी। और किस के निर्णय के विरुद्ध होगी? तो न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध होगी। यदि करदाता उपायुक्त, आयुक्त अथवा न्यायाधिकरण के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ऐसी अपील आदेश प्राप्ति की तिथि से 120 दिन के भीतर होनी चाहिए, जिसके लिए करदाता को न्यायालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। अपील में कानूनी प्रश्न, ये कानूनी है, अपील में कानूनी प्रश्न संलग्नित होना चाहिए। उच्च न्यायालय में ऐसी अपील पर सुनवाई 2 न्यायाधीशों की बेंच द्वारा होगी। यानी जो हाई कोर्ट में हियरिंग होगी, सुनवाई होगी, वो डबल बेंच में होगी। निर्णय देते समय उच्च न्यायालय उन आधारों को व्यक्त करेगा जिन आधारों पर निर्णय लिया गया है। यानी जिन बेसिस पर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है उन बेसिस को रिप्रेजेंट किया जाएगा। उच्च न्यायालय में अपील करने पर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधान लागू होंगे। यानी उच्च न्यायालय में जो अपील होगी उस अपील के जो प्रोसीजर होंगे वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों के अकॉर्डिंग होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अध्याय 20 की धारा 260A अपील टू हाई कोर्ट। आइए अगले पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है सेक्शन 261 यानी धारा 261 और अपील टू सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में अपील। अध्याय 20 की धारा 261 हम लोग देख रहे हैं और ये अंतिम अपील है। उच्चतम न्यायालय में अपील यानी अपील टू सुप्रीम कोर्ट। यदि कोई करदाता उच्च न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह अंतिम अपील उच्चतम न्यायालय में कर सकता है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो हाई कोर्ट में है। यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की हियरिंग की वही प्रोसेस होगा जो हाई कोर्ट में है। अपील की लागत न्यायालय के विवेक पर आधारित होगी तथा निर्णय की एक प्रति न्यायाधिकरण को
भेजी जाएगी, यानी जो ट्रिब्यूनल अपीली ट्रिब्यूनल था उसको एक प्रति जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी भेजी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका है धारा 263 और ये अध्याय 20 की अंतिम धारा होगी 263। राजस्व के लिए पूर्वाग्राही आदेशों का पुनरीक्षण। राजस्व के लिए पूर्वाग्राही आदेशों का पुनरीक्षण या संशोधन कह सकते हैं, यानी रिवीजन ऑफ ऑर्डर्स प्री जुडिशियल रेवेन्यू यानी रिवीजन्स ऑफ ऑर्डर प्री जुडिशियल रेवेन्यू। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्रवाई के रिकॉर्डों की जांच कर सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है 263। राजस्व के लिए पूर्वाग्राही यानी प्री जुडिशियल आदेशों का पुनरीक्षण। तो प्रधान आयुक्त या आयुक्त इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्डों की जांच कर सकता है तथा यदि वह यह पाता है कि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश अभी तक गलत है तो यह राजस्व के हितों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण है। ऐसे मामलों में वह निर्धारिती को सुनवाई का मौका देने के बाद आदेश का पुनरीक्षण कर सकता है। पुनरीक्षण की सीमा है आदेश की तारीख से 2 वर्ष। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा भी जाता है, जो पुनरीक्षण की सीमा निर्धारित की गई है वो आदेश की तारीख से 2 वर्ष तक होगी। तो इस तरह से अध्याय 20 जिसमें अपीली एवं पुनरीक्षण था यानी अपील एंड रिविजन्स था, तो इसके मेन सेक्शन हमने डिस्कस कर दिया है। अब हम लोग बात करते हैं अगले अध्याय पे, अध्याय 21 पे आइए। अब जो आप अध्याय देखेंगे वो अध्याय होगा 21 और अध्याय 21 में अधिरोपणीय सस्तियाँ इसका मतलब लगाई जाने वाली पेनाल्टीज़ या दंड। तो दंड यहाँ पे कैसा है, इस अध्याय में जो भी दंड मेंशन किया गया है वो सारे के सारे अर्थदंड हैं, यानी किसी भी प्रकार के कारावास का मेंशन इस अध्याय में 21 में नहीं किया गया है। तो अधिरोपणीय सस्तियाँ यानी लगाई जाने वाली पेनाल्टीज़, तो ये धारा आपकी 21 हो गई। इसमें पहली धारा हम 270A लिख रहे हैं क्योंकि 270 जो है वो निर्सित है, 270A पे बात करेंगे। और ये 270A जो है ये 2016 में जब विमुद्रीकरण लागू किया गया था यानी डेमोटाइजेशन लागू किया गया था, मीन्स नोटबंदी हुई थी, तो 270 उसके बाद आया था और 270 जो लागू हुआ है 270A ये 2017 में इम्प्लीमेंट में आया, व्यवहार में आया था। तो 270A है क्या, आय की कम रिपोर्टिंग या गलत सूचना के लिए जुर्माना। तो आय की कम रिपोर्टिंग या गलत सूचना के लिए जुर्माना, इसका मतलब है कि पेनाल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, है ना। पेनाल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग यानी कम रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम यानी आय की कम रिपोर्टिंग या गलत सूचना के लिए जुर्माना 270A में है। और ये काफ़ी चर्चा रही क्योंकि इसमें जो टैक्स के अलावा पेनाल्टी थी वो 200% थी यानी 2 गुना थी। तो ये काफ़ी चर्चा रहा। बाद में इसको जो है लास्ट में, शुरुआती दौर में तो यही रहा, लास्ट में इसको जो है 30.09 कर दिया गया था कि किसी के पास अगर एक नंबर में कोई पैसा है जिस पे उसने कर अपवंचन किया है यानी नॉन टैक्सेबल मनी है, और जिस पे एक नंबर तो कह ही नहीं सकते हैं, अगर जिस पैसे पे काला धन क्या है, जिस पे आपने टैक्स नहीं दिया है, नॉन टैक्सेबल मनी आपके पास है, वही काला धन है। और जो नंबर 1 का पैसा है उस आय पर अगर आपने भारत सरकार को आयकर पेड किया है तो वो आपका पैसा नंबर 1 में आ गया। तो सरकार ने यहाँ पे लास्ट में ये कहा था कि आप 30.9%, तो इसमें 30% टैक्स था और 9% अधिभार था। इसके साथ आप अपना पैसा बैंकों में जमा कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोग ऐसा सोच रहे थे कि कहीं भ्रम में रख कर के कार्रवाई ना कर दी जाए, तो इसको फॉलो
नहीं किया था। और ये आपका काफ़ी चर्चा में रहा कि 200% पेनल्टी लगाई जा रही है। तो ये धारा आपकी 2016 में नोटबंदी के बाद जोड़ी गई थी, 270A। कर निर्धारण अधिकारी या आयुक्त अपील या प्रधान आयुक्त या आयुक्त इस अधिनियम के तहत आयकर आकलन के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा आय को कम बताया गया हो या गलत सूचना दी गई हो तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर सकता है, जिसके तहत जुर्माने की राशि टैक्स के अलावा 200% तक हो सकती है। हमने आपको बताया कि जो अध्याय 21 है इसमें जितने भी पनिशमेंट हमारे हैं, जितनी भी शास्तियाँ हैं, ये सब जो है अर्थदंड के रूप में है, किसी भी प्रकार के कारावास के रूप में नहीं है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट सेक्शन आपका है 271 271 रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता। रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता, नोटिस का अनुपालन और आय का छिपाव, यानी कंसीलमेंट ऑफ इनकम, आय का छिपाव। यदि मूल्यांकन अधिकारी या आयुक्त अपील इस अधिनियम के तहत कार्रवाई के दौरान इस बात से संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय के ब्यौरों को छिपाया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय के ब्यौरों को छिपाया गया है या आय का सही विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो ऐसी प्रत्येक विफलता पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सेक्शन 271। यदि मूल्यांकन अधिकारी या आयुक्त अपील इस अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के दौरान इस बात से सेटिस्फाइड हो जाता है कि किसी करदाता या किसी व्यक्ति द्वारा अपनी जो आय है उसके ब्यौरों को छिपाया गया है या सही रिटर्न नहीं प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसी प्रत्येक विफलता पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है सेक्शन 271A और 271AA डबल ए। तो धारा 271A, अध्याय 21 की धारा 271A खाते, दस्तावेजों आदि की पुस्तकों को रखने या बनाए रखने यानी मेंटेनेंस में विफलता, यानी फेल्योर इन कीपिंग अकाउंट्स बुक, फेल्योर इन कीपिंग अकाउंट्स बुक। यदि कोई करदाता आयकर अधिनियम की धारा 44A के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक लेखा पुस्तकें नहीं रखता है तो उस पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, अर्थदंड लगाया जा सकता है। ये सेक्शन ध्यान रखिएगा। 271 में यदि कोई व्यक्ति जो है खाते, दस्तावेज आदि की जो बुक हैं उनको रखने में, यानी जो लेज़र है उनको रखने में असफल रहता है या विफल रहता है, तो उसके ऊपर जो है 25,000 रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। और ये किस सेक्शन के तहत होगा? 44A के प्रावधानों के अनुसार लगाया जाएगा। अच्छा, अगला पॉइंट है 271AA, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों के संबंध में गलत सूचना। यदि कोई करदाता अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों के संबंध में आवश्यक सूचनाएं एवं लेखा पुस्तकें रखने में त्रुटि करता है तो ऐसे करदाता पर 2% के बराबर अर्थदंड लगाया जा सकता है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, 271A एंड 271AA। 271AA है अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों के संबंध में गलत सूचना। तो यदि कोई करदाता अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों के संबंध में आवश्यक सूचनाएं एवं लेखा पुस्तकें रखने में त्रुटि करता है, मीन्स मिस्टेक करता है, तो ऐसे करदाता पर 2% के बराबर जो है पेनल्टी लगाई जा सकती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट सेक्शन आपका है 271AA। तो 271AA में कहा गया है कि तलाशी के समय यानी सर्च टाइम में जब तलाशी ली जा रही हो, अप्रदर्शित आय यानी डिस्क्लोज्ड इनकम, अप्रदर्शित आय यानी अनडिस्क्लोज्ड इनकम का पता चलना,
तलाशी के समय अप्रदर्शित आय का पता चलना। 271 ट्रिपल ए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तलाशी के दौरान अनडिस्क्लोज्ड इनकम यानी अप्रदर्शित आय, जिसके बारे में लेज़र वगैरह में मेंशन ही नहीं किया गया है, उसका पता चलना। तो यदि किसी करदाता की तलाशी के समय किसी ऐसी आय का पता चलता है जो खाता बहियों पुस्तकों में दिखाई नहीं गई है, ऐसी दशा में आय के 10% के बराबर अर्थदंड लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 271 ट्रिपल ए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति लेज़र बही खाता जो है उनके उसमें मेंशन नहीं करता है और अगर सर्चिंग के समय इस तरह की आय का पता चलता है तो इनकम का 10% जो है अर्थदंड यानी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका नेक्स्ट सेक्शन है 271B 271B, लेखा परीक्षित होने में विफलता अर्थात करदाता द्वारा अंकेक्षण न करना। लेखा परीक्षित होने में विफलता अर्थात करदाता द्वारा अंकेक्षण न करना यानी फेल्योर टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड, फेल्योर टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड। अच्छा, इसमें क्या है कि यदि कोई करदाता अपनी लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण नहीं कराता है यानी ऑडिट नहीं कराता है या अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो उस पर 1/2% या 1,50,000 तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। और ये 1/2% का जो अर्थदंड होगा ये लास्ट ईयर की बिक्री या कुल प्राप्तियों पर निकाला जाएगा। तो इस तरह से आपने 271 ट्रिपल ए और 271B देखा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट सेक्शन आपका है 271BA धारा 271B प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का मतलब यहाँ पे रिपोर्ट से है। प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता के लिए जुर्माना या अर्थदंड। तो 271BA में है प्रतिवेदन प्रस्तुत करने यानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में यदि कोई व्यक्ति असफल रहता है तो अर्थदंड लगाया जाएगा। यदि करदाता आयकर अधिनियम की धारा 92E, यदि करदाता इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट तैयार नहीं कराता है, रिपोर्ट तैयार नहीं कराता है तो उस पर 1,00,000 रुपए तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है 271BA यानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता के लिए दंड है। और ये कहा गया है कि सेक्शन 92E के तहत अगर रिपोर्ट तैयार नहीं कराता है तो उस पर 1,00,000 रुपए तक का जो है पेनल्टी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 271C स्रोत पर कर की कटौती में विफलता के लिए दंड। स्रोत पर कर की कटौती में विफलता के लिए दंड यानी 271C यानी फेल्योर इन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स। तो यहाँ पे कहा गया है कि यदि कोई करदाता स्रोत पर यानी आय का जो स्रोत है, यदि कोई करदाता स्रोत पर कर की कटौती नहीं करता है अथवा स्रोत पर कर की कटौती करने में त्रुटि करता है, कटौती नहीं करता है या त्रुटि करता है तो कर के बराबर उस पर अर्थदंड लगाया जा सकता है। आइए नेक्स्ट सेक्शन पर, और नेक्स्ट सेक्शन आपका है 271F यानी धारा 271F जिसमें कहा गया है कि आय का विवरण जमा करने में विफलता के लिए दंड। आय का विवरण जमा करने में विफलता के लिए दंड। यदि कोई करदाता आयकर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा 1 के अंतर्गत आय का विवरण जमा करने में त्रुटि करता है तो करदाता पर 5,000 रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा 271F यदि कोई करदाता आयकर अधिनियम की धारा 139(1) यानी धारा 139 की उपधारा 1 के अंतर्गत आय का विवरण जमा करने में असफल रहता है या त्रुटि करता है तो 5,000 रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। धारा 271F
वित्तीय लेन देन का वार्षिक विवरण यानी जो एनुअल रिटर्न्स है प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए दंड। वित्तीय लेन देन का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए दंड। यदि कोई करदाता अधिनियम की धारा 285 BA की उपधारा 1 के अंतर्गत, अधिनियम की धारा 285 BA की उपधारा यानी सब सेक्शन 1 के अंतर्गत वार्षिक सूचनाओं का विवरण देय तिथि तक जमा नहीं करता है तो कर निर्धारण अधिकारी इस त्रुटि के लिए 500 रुपये प्रतिदिन, 500 रुपये प्रतिदिन का अर्थदंड तब तक लगा सकता है जब तक ये मिस्टेक सुधार न लिया जाए। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है सेक्शन 271G, धारा 271G, जिसमें कहा गया है कि धारा 92D के तहत सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति जिसने अंतर्राष्ट्रीय लेन देन या निर्दिष्ट घरेलू लेन देन, यदि कोई व्यक्ति जिसने अंतर्राष्ट्रीय लेन देन या निर्दिष्ट घरेलू लेन देन में प्रवेश किया है और धारा 92D की उपधारा 3 के तहत आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को लेन देन के मूल्य के 2% राशि के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। तो ये सेक्शन आप नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 92D के तहत सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता के लिए दंड का प्रावधान 271G में किया गया है। 271H, बयानों को प्रस्तुत, बयान का मतलब स्टेटमेंट है, बयानों को प्रस्तुत करने में विफलता के लिए दंड। अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर आकलन अधिकारी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का अर्थदंड लगा सकता है जो धारा 200 की उपधारा 3 और धारा 206 की उपधारा 3 के अंतर्गत बयान प्रस्तुत करने में विफल रहता है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि कर आकलन अधिकारी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है जो सेक्शन 200 के सब सेक्शन 3 और 206 के सब सेक्शन 3 के अंतर्गत बयान प्रस्तुत करने में विफल रहता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट सेक्शन है आपका 272 का, धारा 272 का, सवालों के जवाब देने, बयान पर हस्ताक्षर करने, बयान का मतलब स्टेटमेंट, सवाल का मतलब क्वेश्चन के जवाब देने, बयान पर हस्ताक्षर करने, जानकारी विवरण देने या निरीक्षण की अनुज्ञा देने में असफल रहने की स्थिति में दंड। तो ये धारा 272 का हो गया। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आयकर प्राधिकारी द्वारा किए गए सवालों के जवाब देने में, कार्रवाई के दौरान दिए गए बयानों पर हस्ताक्षर करने में अथवा जानकारी विवरण आदि देने में यदि असफल रहता है तो ऐसी प्रत्येक असफलता पर 10,000 रुपये के अर्थदंड से उसे दंडित किया जा सकेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर।